समरी ऑफ रेट्स। इसको इसी तरह से हमने याद रखना है कि कौन सा रेट कब यूज होगा। सिंपल एसर की सूरत में, मतलब बैंक है या लीजिंग कंपनी है, लेस इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आईआरआर, डिजायर्ड रेट, इम्प्लिसिट रेट, कोटेड रेट या एक्सपेक्टेड रेट, इस तरह का वर्ड होगा तो वो यूज होगा। सिंपल एसर की सूरत में क्या यूज होगा जी? लेस इज रिक्वायर्ड रेट अगर सवाल में लिखा हो, आईआरआर लिखा हो, डिजायर्ड रेट लिखा हो, इम्प्लिसिट रेट लिखा हो, कोटेड रेट लिखा हो या एक्सपेक्टेड रेट लिखा हो, लेसी की सूरत में सेम यूज होगा। ठीक है जी। सिंपल एसर से क्या मुराद है? बैंक या लीजिंग कंपनी वो इस तरह का नाम इस्तेमाल करेगा आई कैप। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद लेसी कौन सा रेट यूज करेगा? सेम एज अब, जो लेसर इस्तेमाल करेगा वही लेसी इस्तेमाल करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर लेसी सवाल में बता दे कि लेसी को रेट पता नहीं है जो लेसर ने निकाला, ठीक है जी, तो फिर वो क्या करेगा? अगर लेसी को नहीं पता कि लेसर ने कौन सा रेट निकाला है, देन लेसीज ओन इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट विल बी यूज्ड। तो सवाल में फिर वो बताएगा कि लेसी अगर इसी तरह का कर्जा बैंक से जाके लेता तो वो कर्जा उसको किस रेट पे मिलता। ठीक हो गया। वही रेट फिर वो लीज में इस्तेमाल कर लेगा। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद डीलर मैन्युफैक्चरर है जी, हायर ऑफ इम्प्लिसिट रेट और मार्केट रेट। सवाल में जो बताया था, क्यों हायर क्यों लेना है? क्योंकि हायर से प्रेजेंट वैल्यू लो आएगी, और प्रेजेंट वैल्यू लो आएगी तो फिर फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में कंपैरिजन होगा, जो लोअर वैल्यू होगी उस पर सेल रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने हायर रेट यूज करना है। तो समझ लगी सवाल में? अच्छा जी, बच्चों अगला सवाल है, गोवा लिमिटेड हैड acquired a machinery from Honeyberry Limited on 1 जुलाई 2017 on the following terms. The non-cancelable lease period is 3.5 years. अब यहाँ पे बच्चों एक बात और भी याद रखनी है, इस सवाल में कंसेप्ट आ सकता है नॉन कैंसिलेबल का। नॉन कैंसिलेबल का मतलब ये है कि इसमें कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, मजीद एक्सटेंड करना हो तो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपका जो लीज टर्म होगी वो 3.5 साल होगी। ईच सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट of 48 million is payable in arrears. The lease contains an option to extend the lease term by 1.5 years. ठीक है जी। मतलब मिनिमम कितने साल आपने लीज रखनी है? 3.5 साल। लेकिन आप उसको एक्सटेंड करना चाहें तो 1.5 साल मजीद एक्सटेंड करके टोटल 5 साल में जा सकते हैं। ईच सेमी एनुअल लीज इंस्टॉलमेंट इन द एक्सटेंडेड पीरियड विल बी 15 million। अच्छा, पहले कितनी इंस्टॉलमेंट है उसकी? 48। एक्सटेंड करना चाहता है 100 बिस्मिल्ला, उस वक्त फिर इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा? 15 million। पेबल इन अरियर्स, इट इज रीजनेबल सर्टेन दैट जीएल विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। मतलब वो 5 साल तक जाएगा। बात मिलेगी नहीं? वो 5 साल तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट निकालनी है वो 5 साल की निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे अब वैल्यूज डिफरेंट है, तो बच्चों यहाँ पे एनुटी का अलग से फार्मूला लगेगा और यहाँ पे एनुटी का अलग से फार्मूला लगेगा, क्योंकि डिफरेंट इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक हो गया। द इम्प्लिसिट रेट इन द लीज इज 10% पर एनम। द यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 6 year। द अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एस्टिमेटेड एट 20 million। अब बच्चों ये लाइन पढ़ के क्या लग रहा है? एसेट वापस आएगा। रेजिडुअल वैल्यू का कंसेप्ट आता ही तब है कि जब लेसी ने एसेट ना रखना हो। तो जब एसेट लेसी ने नहीं रखना तो कितने साल में वो डेप्रिशिएट करेगा? यूजफुल लाइफ उसकी कितने साल है? 6 साल। और लीज टर्म कितने साल है? 5 साल। याद है आपको कुछ? लोअर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ वो कब लगता था दादा वाला? लोअर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ वाला कंसेप्ट कब लगता था? नहीं, वहां पे दो ऑप्शन पड़े थे, याद करो। जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ना हो और परचेज ऑप्शन भी ना हो। याद है कुछ कुछ? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम जीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018।
अब जीएल कौन है? लेसी। दोबारा से वो पुराना वाला कंसेप्ट है आपके ऊपर। लेसी वाला आपने सिनेरियो बनाना है कि लेसी अपनी किताबों में क्या क्या एंट्री करे। उसके लिए जो जो किया करते थे वो करें, शाबाश, जल्दी करें। सबसे पहले कौन सी वर्किंग किया करते थे? प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट कैसे निकालेंगे जी? 3.5 साल की 48 महीने की किस्तें हैं। रेट क्या है? 10%। कैसे निकालेंगे जी? रेट क्या है जी? 10%। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। पावर। किस्तें कितनी है जी? 7 किस्तें हैं। फिर उसके बाद अगली किस्तें कितनी है? 3। लेकिन ये डायरेक्ट जीरो पे नहीं आना, इसको जीरो पे लेके जाना पड़ना है। ये कितने समय पीछे जाएगा? करो जरा, आंसर निकालो क्या। चेक कर लो जरा। कितनी 06.77 राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 7 8 हो जाएगा। ठीक है जी। वर्किंग नंबर 3। कैरिंग वैल्यू ऑफ राइट ऑफ यूजर। प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो निकाल लें। 1.356। आंसर बताओ। 45.42। ये यहाँ पे लिखेंगे। आप हवाला दे देंगे वर्किंग नंबर 3 का। वेरी। अब टेबल बनाना है। ठीक है जी। हम बना रहे हैं जी बैलेंस शीट 30 जून 18 वाले दिन।
तो 30 जून 18 वाले दिन टोटल लाइबिलिटी ये थी, ये अगले साल पे करनी है, और ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। बात में लगी नहीं? तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है जी? 166.01। हम यहाँ पे लिखेंगे जी 166.01। ठीक हो गया। और करंट पोर्शन में क्या लिखेंगे जी? ये 36 और 37 को टोटल कर लें। 73.9। नहीं। ठीक है जी, ये आपकी बैलेंस शीट के एक सेक्शन मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पे नोट्स टू फाइनेंशियल में मेच्योरिटी एनालिसिस आ जाना है। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। हाँ जी। लेस देन 1 ईयर। एक साल में दो किस्तें होनी है, 48 वाली दो, कितना आ जाएगा? 96। 1 to 2 ईयर। 3 ईयर। एक 48 की होगी और एक 15 की होगी। 3 to 4 ईयर। 15 वाली दो होगी। 30। टोटल 85। यहाँ पे नैरेटिव डिस्क्लोजर आएगा। द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट द इंटरेस्ट रेट पर ईयर। फिर उसके बाद ओनरशिप इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर्ड लीज रेंटल आर पेएबल सेमी एनुअली इन एरियर्स। याद आया कुछ कुछ? आखिरी पॉइंट था, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है।
यहाँ तक की बात में लगी नहीं। अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम क्वेश्चन है। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोवा लीजिंग कंपनी हैड लीज्ड ए मशीनरी टू हनीबेरी ऑन 1 जुलाई 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहले गोवा जो कंपनी थी वो एसेट ले रही थी, वो एसेट ले रही थी, वो लेसी थी। अब ये एसेट दे रही है और खुद ये लीजिंग लिमिटेड है, मतलब ये कौन सा लेसर है? ये सिंपल लेसर है। कौन सा लेसर है? सिंपल लेसर है। हैड लीज्ड ए मशीनरी टू हनीबेरी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2017 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। द नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड इज 3.5 years. Each semi-annual installment of 48 million is receivable in arrears. The lease contain an option to extend the lease term by 1.5 years. ठीक हो गया। वो प्रिंसिपल ऑफिस, वो तो प्रिंसिपल वो ने आख्या था। हाँ। The lease contains an option to extend the lease term by 1.5 years. Each semi-annual installment in the extended period will be 1.15 million receivable in arrears. It is reasonably certain that HL will exercise this option. The rate implicit in the lease is 10% per annum. The useful life of machine is 6 years. Unguaranteed asset value at the end of lease term is estimated at 20 million. GLL incurred a direct cost of 10 million. हाँ जी। अब चूंकि ये एसेट बेच रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ये बेयर करेंगे। जनरल ओवरहेड ऑफ 0.5 million टू कंप्लीट दी ट्रांजेक्शन। अब ये नहीं देना होता, हमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेनी होती है, याद है कुछ कुछ। ये जनरल ओवरहेड हमारे सेलिंग एक्सपेंस है तो ये उधर ही जाएंगे। प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूजन इन जीआईएस फाइनेंशियल रिकॉर्ड 30 जून 2018। अब ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो जरा पहले निकाल लें। रेट भी आपको गिवन है कि नोट में क्या क्या बने। अब नोट में याद रखना बच्चों, एक्सट्रैक्ट तो नहीं आना है, बैलेंस शीट तो नहीं बनानी है आप। नोट में वही आ जाएगा, मेजोरिटी एनालिसिस आ जाएगा और उसके बाद ये रिकंसिलेशन आती होती है उसमें, याद है? रिकंसिलेशन में क्या आ जाएगा? लीज पेमेंट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी अगर है तो आपकी टोटल आ जाएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। फिर उसमें अन सबसे पहले वर्किंग देखते हैं, लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। अब यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी। कैसी है? 48 मिलियन की 7 किस्तें हैं, 277.75। 15 मिलियन की 3 किस्तें हैं, 29.03। लेकिन यहाँ पे अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू भी आएगी। क्यों? क्योंकि लीज का कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जब एसेट वापस आएगा तो लहदा पैसे एक्स्ट्रा भी मिलेंगे मार्केट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेसर के लिए तो इतना बेनिफिट मिलेगा एसेट से, लीज के साथ और लीज के अलावा। लेसी ने तो सिर्फ लीज वाला पॉइंट देखना है ना, लेसन ने तो लीज के बाद वाला पॉइंट भी देखना है कि लीज के बाद जब लीज खत्म हो जाएगी, एसेट हमारे पास आ जाएगा तो मार्केट में बेच के एक्स्ट्रा पैसे कितने मिलेंगे। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर आया था 306। क्या आंसर आया था? और यहाँ पे 319 क्यों हो गया? क्योंकि उसमें अनगारंटेड एज वैल्यू भी ऐड हुई है। ये वाली पेमेंट लेसी ने तो नहीं करनी थी, इसलिए लेसी की लीज पेमेंट में नहीं आ रही, लेकिन ये पैसे लेसर को मिलने हैं। लेसर अपनी इन्वेस्टमेंट में उसको लिखेगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 319.06 ये टोटल बेनिफिट है जो एसेट से उसको मिलेंगे, तो इसलिए वो इसको नेट इन्वेस्टमेंट कह रहा है। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। लीज पेमेंट 48 वाली 5 और 15 वाली 3। 5 क्यों? क्योंकि 2 को पहले दे चुका है। ठीक है, 285। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीनरी 20। टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 305। उसमें से अन अर्निंग कम बैलेंस 51.65 वो माइनस कर देंगे, जो कि आपको टेबल से मिल जाएगा।
ठीक है जी। नेट इन्वेस्टमेंट लीज 253.36, 253.36। ये दो किस्तें पे हो चुकी हैं, ऐसी है। ये दो किस्तें पे होने के बाद वाला बैलेंस। उसमें करंट पोर्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट जो कि करंट एसेट में आएगा, वो कौन सा है? ये वाला। इस पे वो मिसिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आ रही होगी, ठीक है जी। वो करंट बैलेंस है। और बाकी जो नॉन करंट पोर्शन है। मेच्योरिटी एनालिसिस, 48 वाली दो किस्तें, 48 वाली दो किस्तें, 48 और 15 वाली किस्त, फिर 15 वाली दो किस्तें, 250। अनगारंटीड रेजिडुअल इज नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट, क्योंकि वो लीज के अंदर नहीं है, वो लीज के बाद है। ठीक है जी। तो ये उसने मांगा था, क्या मांगा था? नोट फॉर इंक्लूजन जीएलएस फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंड 30/जून 2018, ये नोट हमने बनाया। यहाँ तक की बात में लगी थी। रिकंसिलेशन इसी तरह से क्लियर कर लिया। रिकंसिलेशन में क्या क्या आना है? जो फ्यूचर की लीज पेमेंट है, जो पे कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं। जो फ्यूचर की लीज पेमेंट है उसका टोटल, और अगर लीज के बाद अगर उसको मार्केट से बेच के कुछ मिलेगा तो वो जमा कर देंगे। ठीक हो गया। फिर उसमें से ग्रॉस इन्वेस्ट, उसमें से क्या करेंगे? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का बैलेंस माइनस करेंगे। ये आपको बैलेंस मिलेगा टेबल से। तो माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट लीज आ जाएगी। ये बैलेंस भी आप टेबल से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसमें उस आंसर के आपने दो टोटे करने हैं। कौन सा? करंट पोर्शन ये भी टेबल से मिल जाएगा, और नॉन करंट पोर्शन भी टेबल से ही मिल जाएगा। तो ये रिकंसिलेशन आपने टैली करनी है। ठीक है। मेच्योरिटी एनालिसिस वही है जो पहले बनाया करते थे, टेबल भी वही है, और नेट इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन भी वही है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, कौन सी? कि भाई जो लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जब एसेट आपके पास आएगा उसको मार्केट में बेचेंगे तो कितने पैसे मिलेंगे, ये वाले। समझ आएगी बात की? अच्छा जी बच्चों, अब है ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये अपने घर जाके पढ़ लेनी है। शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है, लो बैलेंस लीज क्या होती है? ठीक है जी, वैसे मैंने आपको पढ़ा दी हुई है। commencement date of lease, the date on which a lessor makes an underlying asset available for use by lessee। ठीक है जी। एक होता है लीज का कॉन्ट्रैक्ट। लीज का कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन हुआ, अगर तो उसी दिन आपको गाड़ी या एसेट मिल गया है इस्तेमाल करने के लिए, तो वही आपकी कमेंसमेंट डेट है। लेकिन अगर उस दिन नहीं मिला, महीने बाद जाके आपको एसेट मिला है, तो जिस दिन आपको एसेट मिला है उस दिन से लीज शुरू होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज अप्लाइड फ्रॉम दिस डेट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उस दिन से शुरू होगा जिस दिन वो एसेट अवेलेबल था लेसी के पास। ठीक है, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यकम जनवरी को, लेकिन एसेट दिया है आपने यकम जुलाई को, तो यकम जुलाई को एसेट मिला है लेसी को, उस दिन से लीज शुरू होगी। कॉन्ट्रैक्ट की डेट से लीज शुरू नहीं होगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल, जेल लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज ऑफ ए कार विद के लीजिंग कंपनी ऑन जनवरी 18। किस दिन को कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी? जनवरी 18 को। के लीजिंग लिमिटेड अग्रीज टू ट्रांसफर द कार इन द नेम ऑफ जे लिमिटेड ऑन फरवरी 3। किस दिन वो ट्रांसफर करेगा? 3 फरवरी को। हाउएवर जे लिमिटेड वुड हैव द राइट टू यूज द कार ऑन फरवरी 22, लेकिन उसके पास गाड़ी चलाने का इख्तियार कब आएगा? 22 को। आइडेंटिफाई द इंसेप्शन डेट एंड कमेंसमेंट डेट। इंसेप्शन डेट बच्चों वही है जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 18 जनवरी को। और कमेंसमेंट डेट कब है? जिस दिन आपको राइट ऑफ यूज मिला, 22 फरवरी को। ठीक है जी। अभी तक तो हमने जितने सवाल किए उसमें कमेंसमेंट डेट और इंसेप्शन डेट में का हमने कभी फर्क किया ही नहीं, क्योंकि हमारी assumption यही थी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी दिन आपको एसेट मिल गया। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस आ जाए तो फिर आपने याद रखना है कि कमेंसमेंट डेट वो डेट होगी जहां से आपकी सारी कैलकुलेशन शुरू होंगी, क्योंकि राइट ऑफ यूज एसेट उसकी किताबों में उसी वक्त डेबिट होगा जब उसके पास एसेट आएगा। ठीक है जी। उसके बाद लीज टर्म। लीज टर्म इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट टुगेदर विद बोथ periods covered by an option to extend the lease if the lease is reasonably certain to exercise that option, and period covered by an option to terminate the lease if the lease is reasonably certain not to exercise that option। क्या मतलब है?
नॉन कैंसिलेबल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आप लीज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब अगर एग्जाम्पल्स ने दिए, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। एस लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज फॉर ए नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 6 years. एस लिमिटेड हैज राइट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लीज फर्दर 4 years एट द एंड ऑफ फर्स्ट 6 years. उसके पास ऑप्शन है। अब अगला पॉइंट, डिटरमाइन द लीज टर्म अज्यूमिंग दैट इट इज रीजनेबल सर्टेन दैट एस लिमिटेड विल नॉट एक्सरसाइज एक्सटेंशन ऑप्शन। अगर तो हमें शुरू में लगता है कि भाई वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो फिर 6 साल ही हमारी लीज टर्म होगी। और अगर हमें लगता है कि वो एक्सटेंडेड ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा, तो फिर हमारी लीज टर्म कितने साल होगी? 10 साल होगी। सिंपल पॉइंट है। तो इसका मतलब है लीज के शुरू होने में ही हमें देखना है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा। अगर तो करेगा तो एडिशनल जो टाइम है वो शामिल कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं करेगा तो वो शामिल ना करो, सिर्फ पहले वाले 6 साल ही आपकी लीज टर्म। अच्छा, इकोनॉमिक लाइफ टोटल लाइफ जो होती है, और यूजफुल लाइफ जिसने जितने साल आप उसको यूज करने का इरादा रखते हैं। यहाँ तक कि फर्क समझ आ गया नहीं कि इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है और यूजफुल लाइफ क्या होती है। नोटिस दैट द यूजफुल लाइफ इज एंटिटी स्पेसिफिक कंसेप्ट एंड इकोनॉमिक लाइफ इज नॉट। मतलब यूजफुल लाइफ का कंसेप्ट एंटिटी के साथ है। एंटिटी क्या सोचती है कि कितने साल एसेट चलाना है। मतलब कुछ मोबाइल है 15 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि कंपनी ने क्या सोचा हुआ है कि मोबाइल कब तक इस्तेमाल कर। कंपनी सोचती है कि नहीं यार, 5 साल तक मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद चाहे ठीक है मोबाइल, फायदा कोई नहीं है उसमें, नए सॉफ्टवेयर तो चलने कोई नहीं, तो लिहाजा मोबाइल बेच दो। मोबाइल तो बिल्कुल ठीक है। तो जो मोबाइल ले रहा है वो, उसमें कोई फायदा नजर आ रहा है तो ले रहा है ना। इसका मतलब मोबाइल वो मजीद चला सकता है। इसका मतलब उसकी टोटल लाइफ पूरी नहीं हुई थी। बात समझेगी ना। ये तो कंपनी ने कहा कि यार बस ठीक है, इतना काफी है। तो यूजफुल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में फर्क होता है। एक गाड़ी है, अब 40 साल भी 50 साल भी चला सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि कंपनी समटाइम सोचती है कि यार 4-5 साल काफी है। तो यूजफुल लाइफ 5 साल है, लेकिन इकोनॉमिक लाइफ 50 साल है। ठीक है जी। यूजफुल लाइफ इज रेलिवेंट टू कैलकुलेशन of depreciation while economic life is one of the factors considered while classifying the lease contract. वो कहता है यूजफुल लाइफ का कैलकुलेशन, यूजफुल लाइफ का ताल्लुक तो कैलकुलेशन के साथ है, हम डेप्रिसिएशन उसी की बेस पे निकालते हैं। लेकिन इकोनॉमिक लाइफ हम इसलिए सवाल में देखते हैं कि उससे हमें पता चल जाता है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, कि लीज किस खाते में डालनी है, ऑपरेटिंग लीज में डालनी है या फाइनेंस लीज में डालनी है, क्योंकि वहां पे मेजर पोर्शन की बात आती है। ठीक है जी। तो इकोनॉमिक लाइफ का कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लीज की क्लासिफिकेशन से लेना देना है कि आया इकोनॉमिक लाइफ से कंपेयर करेंगे यूजफुल लाइफ को और डिसाइड करेंगे कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। एग्जांपल, बी लिमिटेड acquired a second hand plant. The total maximum useful life of such use of such plant is expected to be 12 साल by one or more user. एक इस्तेमाल करे या दो इस्तेमाल करें। The plant had already been used for 4 years. 4 साल वो पहले ही चल चुका है। By previous owners, B Limited intend to use the plant for 5 years and then wants to sell it to someone else. Determine economic life and useful life. तो इकोनॉमिक लाइफ उसकी कितनी है? 12 साल। रिमेनिंग लाइफ 8 साल है, लेकिन हमने कितने इस्तेमाल करनी है? 5 साल। तो यूजफुल लाइफ हमारी 5 साल हो। समझ लगी थी। लीज पेमेंट इंक्लूडिंग रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। लीज पेमेंट्स आर पेमेंट्स मेड बाय एल to a lesser relating to the right to use an asset, underlying asset during the lease term, comprising the following. लीज पेमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? फिक्स पेमेंट लेस एनी लीज इंसेंटिव। फिक्स पेमेंट तो आपने करनी करनी है, हो सकता है कुछ डिस्काउंट दे दे लेसर आपको, वो माइनस कर दो। वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स आर ए रेट इफ सर्टेन प्रॉफिट लेवल इज अचीव्ड। समटाइम वेरिएबल पेमेंट भी हो सकती है, क्या अगर कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया तो आपको लीज की पेमेंट जो है वो कम कर दी जाएंगी। बात लगी नहीं लगी? ये अगर आपने गाड़ी अच्छी मेंटेन की तो हम आपसे 3 साल बाद जो पैसे लेंगे वो कम कर देंगे। ठीक हो गया? द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन इफ द लीज इज रीजनेबल सर्टेन टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन। अगर तो परचेज ऑप्शन आपने एक्सरसाइज करनी है तो वो भी शामिल हो जाएगी, अगर नहीं करनी तो वो शामिल नहीं होगी। एंड पेमेंट ऑफ पेनल्टीज फॉर टर्मिनेटिंग द लीज। और समटाइम ये भी हो सकता है कि आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट था 6 साल का, आप कहते हैं यार 4 साल बाद ही मैंने ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है। वो कहता है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो, लेकिन तोड़ने पे जुर्माना इतना होगा, तो जुर्माना भी फिर आपको पे करना पड़ेगा, वो भी लीज पेमेंट का हिसाब बन जाएगा। ठीक है नी। इफ द लीज टर्म रिफ्लेक्ट्स द लेसी एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज। यहाँ तक की बात समझ लगी? लीज पेमेंट आल्सो इंक्लूड फॉर लेसी अमाउंट्स एक्सपेक्टेड टू बी पेबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। उसमें एक और चीज भी शामिल होती है कि अगर वो गाड़ी जब वापस कर रहे थे तो उसका बेड़ा गर्क हो चुका था, तो जो गारंटी आपने दी हुई थी कि भाई इतने की कम से कम सेल हो जाएगी मार्केट में, और अगर उतने की सेल ना हुई तो बाकी पैसे उसको देने पड़ेंगे, तो ये पैसे भी उसके लिए लीज पेमेंट में शामिल हो जाएंगे।
For lesser, any residual value guaranteed provided to the lessor by the lessee, a party related to lessee, or a third party unrelated to the lessor that is financially capable of discharging the obligation under the guarantee. लेसर के लिए गारंटी में दो तीन बंदे आ जाते हैं, लेसी भी आ जाता है, लेसी से कोई अगर रिलेटेड बंदा है तो वो भी आ जाता है, और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसका ना लेसर से लेना देना है ना लेसी से लेना देना, ठीक है जी, अगर वो भी आ जाए, अगर उनमें से किसी ने गारंटी दी है तो वो उसके लिए वो पैसे भी शामिल हो जाए। लेसी के लिए तो नहीं होंगे क्योंकि लेसी ने गारंटी नहीं दी, लेकिन लेसर के लिए हो जाएंगे, ठीक है। द रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, इट इज ए गारंटी मेड टू ए लेसर बाय ए पार्टी अनरिलेटेड टू द लेसर that the value or a part of the value of an underlying asset at the end of lease will be at least a specific amount. Example है जी, Adil Limited acquired a machine on lease from Kashyap Limited on the following terms. डाउन पेमेंट कितनी है जी? 5 मिलियन। एनुअल पेमेंट कितनी है जी? 8। ठीक है जी, एनुअल पेमेंट है जी इन अरियर्स 8। 8 मिलियन। लीज टर्म कितनी है जी? 5 साल। इन एडिशन टू अबव इंफॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियो। अब जरा देखते हैं सवाल। AL हैज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। AL कौन है? लेसी। लेसी ने कहा जी भाईजान मैं तुम्हें एसेट वापस करूंगा 5 साल बाद, और गारंटी है मेरी तरफ से कि वो एसेट कितने का होगा? 10 मिलियन का होगा। ऑल्दो इट एक्सपेक्ट्स टू पे नील, लेकिन अंदर खाते उसको पता है कि मैंने एसेट ही इस तरह का मेंटेन करना है कि मुझे 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज मशीन हैज एक्सपेक्टेड एज वैल्यू ऑफ 15 मिलियन। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जब मैं जाके 5 साल बाद एसेट वापस करूंगा तो मार्केट में 15 मिलियन का तो सेल हो ही जाएगा, तो मुझे फिर पैसे पे करने की जरूरत क्या है। अब बच्चों याद रखना, अब लेसी की किताबों में 10 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू नहीं आनी। क्यों? क्योंकि उसने पे ही नहीं करनी। लेकिन लेसर अपनी किताबों में सोच के बैठा हुआ है कि 10 मिलियन आना, क्योंकि उसको तो नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है ना? तो बच्चों सिनेरियो नंबर 1 में लेसी अपनी किताबों में क्या लिखेगा? 5 मिलियन डाउन पेमेंट प्लस 8 × 5 इंस्टॉलमेंट्स, और रेजिडुअल वैल्यू उसने कोई पे नहीं करनी, तो उसके लिए लीज पेमेंट कितनी होगी? 45। लेकिन लेसर के लिए 5 मिलियन 8 × 5 इंटू प्लस 10 मिलियन, क्योंकि उसको पता है कि लेसी मुझे कम से कम 10 मिलियन तो देगा, तो वो अपनी किताबों में 10 मिलियन ऐड कर रहा होगा। उसके लिए लीज पेमेंट क्या है? 55 मिलियन। ठीक है। हाँ, अगर मार्केट में बेच के 15 मिल जाए तो फिर वो जो ऊपर वाला 5 मिला वो उसके लिए अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। किसके लिए? लेसर के लिए। लेकिन उसको अभी तो नहीं ना पता। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अगर वो अंदाजा लगा ले कि 15 मिलियन है तो यही सोचेगा कि 10 तो मुझे मिल ही जाएगा यहाँ से लेसी से। समझ लगी थी? सिनेरियो नंबर 2, AL हैज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन। AL ने कितनी गारंटी दी है? 10 मिलियन। ऑल्दो इट एक्सपेक्ट्स टू पे ओनली 3 मिलियन, लेकिन वो अपने दिमाग में क्या बैठा सोच के बैठा हुआ है कि 3 मिलियन पे करूंगा, एज मशीन एज एक्सपेक्टेड टू हैव मार्केट वैल्यू ऑफ 7 मिलियन एट द एंड ऑफ दिस टर्म। कहता है कि जब मैं एसेट वापस करूंगा मार्केट में कितने का सेल हो जाएगा? 7 का। वो आके मुझसे कितने पैसे मांग सकता है? 3 मांगेगा, क्योंकि मैंने उसको 10 की गारंटी दी है। तो लेसी अपनी किताबों में 5 मिलियन प्लस 8 × 5 जमा यहाँ पे क्या लिखेगा? 3 मिलियन। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भैया तुम्हें 10 पूरे चाहिए ना, 10 पूरे करके दूंगा। तो उसकी किताबों में लीज पेमेंट कितनी आ रही है? 48। अब लेसर की किताबों में 5 मिलियन 8 × 5 जमा 10, वो अपनी किताबों में 10 की सोच के बैठा हुआ, तो उसके लिए वो पेमेंट कितनी होगी? 55 मिलियन। तो जाएगी बात। अब सिनेरियो नंबर 3, AL हैज नॉट गारंटेड एनी रेजिडुअल वैल्यू। AL ने कोई गारंटी नहीं दी। However, M Limited, manufacturer of machines, has guaranteed KL to purchase the machine at the end of lease term at 13 million if KL so desire. अब एक मैन्युफैक्चरर जिसने हकीकत में मशीन बनाई थी, उसने जाके लेसर को कहा कि जब ये लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा मशीन मेरे पास ले आना, मैं तुम्हें उसका 13 मिलियन दे दूंगा। अब लेसी अपनी किताबों में कुछ भी नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा। क्यों बोला? उसने कोई गारंटी दी नहीं। लेकिन लेसर को पता है 5 मिलियन मुझे इससे 8 × 5 ये वाला मिल जाएगा, प्लस 13 मिलियन मुझे एक तीसरे बंदे ने गारंटी दे दी है जिसका लेसी से कोई लेने देना नहीं। तो टोटल क्या हो जाएगा? 58 मिलियन।
ये सवाल कौन सा था जी? अच्छा जी, एम लीजिंग लिमिटेड है। ये बच्चों अपने सवाल होमवर्क में करना है। कर लोगे?